अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने छठा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फ्लूइड डायनामिक्स। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है और वो है टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत ही अहमियत का हामिल ये टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखें जनाब, टर्मिनल वेलोसिटी दरअसल होती क्या है, पहले हम समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट और फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ से आती है। कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर है जो कि काफ़ी ऊंचाई से ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो हो इस पे क्या आ रहा है, नंबर एक तो उसका जो वेट है वो नीचे की जाने मूव कर रहा है। उसका जो वेट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स द अर्थ। और जब ये नीचे मूव कर रहा है तो उस पर एक फ्रैक्शनल फोर्स लग रही है, किसकी, हवा की, एयर की। तो एयर की फ्रैक्शनल या फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है, वो ड्रैग फोर्स होती है। तो इस पर एक ड्रैग फोर्स भी लग रही है और वो क्या है, इसकी मोशन के अपोजिट। तो वेट डाउनवर्ड एंड फोर्स अपवर्ड। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जनाब जैसे जैसे आपकी स्पीड तेज़ होती जाएगी वैसे वैसे आप पर लगी जाने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। ऐसी बात है। तो हो क्या रहा है जनाब, जब ड्रॉप ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी की वजह से जैसे जैसे वो अर्थ के करीब आ रहा है वैसे वैसे उस पर उसकी जो स्पीड है वो तेज़ होती जा रही है। जब उसकी स्पीड तेज़ होती जा रही है तो उस पर जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है वैसे वैसे इस पर जो लग रही है ड्रैग फोर्स वो भी बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जनाब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट और उस पर जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उस सूरत में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव करना शुरू कर देगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। मिसाल देता हूँ आप लोगों को। आजकल जिस तरह मौसम है, धुंध वाला मौसम, सुबह सुबह आप उठते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे ज़रात पानी के हल्के बिल्कुल बारीक, वो क्या होते हैं, ऐसे आपको लगते हैं जैसे वो मोहल्ले कुएँ खड़े हैं, ऐसे बिल्कुल ना एक ख़ास कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या जा रहे होते हैं, इस तरफ जा रहे होते हैं या इस तरफ मूव कर रहे होते हैं या नीचे आ रहे होते हैं, जो कभी कभी ऊपर जा रहे होते हैं और फिर ऐसे नीचे आ रहे होते हैं। वो क्या हो रहा है, दरअसल वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनका वेट इतना कम होता है कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो जो ड्रैग फोर्स हवा उन पर लगा रही है वो इक्वल हो जाते हैं। तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसे हो जाती है, वो टर्मिनल वेलोसिटी की तरह हो जाती है। जब उन पर लगाई जाने वाली फोर्स और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहे होते हैं बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर, वो फ्री फॉलिंग नहीं होते, ऐसे इसको छोड़ूँ ये कांस्टेंट नहीं है। ये क्या हो रहा है, जैसे छोड़ो ये हर आते लम्हे के साथ तेज़ होता जा रहा है, बट वो ऐसे नहीं होता। जब ड्रैग फोर्स और आपके पास उसका वेट इक्वल हो जाते हैं तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करना, ये बिल्कुल एक मिलती जुलती एग्जांपल है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसे टर्मिनल वेलोसिटी की एग्जांपल नहीं कह सकते, लेकिन समझाने के लिए, जब पैराशूट से कोई भी जंप लगाता है और वो पैराशूट खोलता है तो क्या होता है, पैराशूट के एरिया की वजह से उस पर एक ड्रैग फोर्स लग रही है। वो ड्रैग फोर्स उसे अपवर्ड पुश कर रही है और उसका वेट उसे नीचे ले आने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखते हैं कि पैराशूट कैसे आ रहा होता है, आपको लग रहा होता है बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट वे में नीचे आ रहा होता है। तो आप कह सकते हैं वो भी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कब, जब अगर उसका वेट और उस पर जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो इक्वल हो जाती है तो उस सूरत में जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है वो कांस्टेंट हो जाएगी और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी, समझ आ गई। अब ज़रा से समझें। When the drag force become equal to the weight of the falling body, then its velocity become constant. The constant velocity is called terminal velocity. आगे समझिए। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, जबकि रॉकेट साइंस में भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। अच्छा जी, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। डेरिवेशन भी कितना मुश्किल अमल नहीं, सिंपली आपने समझना है। ये देखें, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वेट डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स ऊपर लग रही है, ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड। इतनी बात समझ आ गई। तो अगर मैं इस वाई डायरेक्शन में, ये वाई में आ रहा है ना, ऐसे वाई एक्सिस में आ रहा है, ऐसे वाई एक्सिस में इस पर लगाई जाने वाली टोटल फोर्सेस देखूं तो क्या बनेगी, आपके पास जो फोर्स है एफ जो इस पर लग रही है,
एक तो उसकी वेट है W, और माइनस क्या है, ड्रैग फोर्स FD कह देता हूँ। अब देखें एक चीज़ हो रही है, एक चीज़ जा रही है नीचे, एक की डायरेक्शन है नीचे और एक फोर्स की डायरेक्शन है अपवर्ड। दो फोर्सेस हैं, एक डायरेक्शन इसकी, एक की नीचे एक की अपवर्ड। तो उनमें से किसी एक को मैं पॉजिटिव लूँगा और किसी एक को नेगेटिव लूँगा। ये डायरेक्शनल साइन होते हैं, मैं कई दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा फिर अगर आप माइनस और पॉजिटिव नहीं लेंगे तो सेम वैसे ही है कि जनाब मैं वेट को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ड्रैग फोर्स को मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस ले सकता हूँ। ऑप्शनल होते हैं, आप समझें, रिवायती तौर पर हम ऐसे ही लेते हैं बट ऑप्शनल होते हैं। आप इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वेट को पॉजिटिव और FD को क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू W क्या हो जाएगा, mg, और FD क्या होता है, स्टोक ने क्या बताया था कि आपके पास ड्रैग फोर्स क्या होती है, 6 पाई ईटा RV। ठीक है भाई, F को क्या लिख सकता हूँ, MA इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा RV। अब अगर मैं कहता हूँ इसको इक्वेशन A कह देता हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी हो गई है, तो जब भी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो इस सूरत में क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही। यही कहा था ना जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है। तो आपके पास जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। नाउ अब मैं क्या कहता हूँ, नाउ द इक्वेशन A बिकम तो इक्वेशन A के साथ क्या बनेगा, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इक्वेशन A के साथ अब क्या बनेगा, अब देखें जी, A 0 होगा तो ये सारा फैक्टर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा RV, और ये अब क्या हो जाएगा, VT। ये क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। तो ये इधर लेके जा सकता हूँ जनाब, ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RVT। मुझे चाहिए VT, ये चाहिए, इस हर चीज़ को उठाकर इधर ले जाऊँगा। ठीक है जी, तो क्या होगा जनाब, मेरे पास आ जाएगा VT इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा R। mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R। ये मेरे पास क्या आ गया, VT आ गया। अच्छा जी, तो हमने VT निकाल लिया, mg ओवर 6 पाई ईटा R। अब यहाँ से आगे भी मुश्किल कोई नहीं है, क्या करना है जनाब, हमने इस m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो वी। अब बात क्या हो रही है, एक ड्रॉप की बात हो रही है। ड्रॉप क्या होता है, एक स्फीयर होता है। ठीक है जी, तो m इज इक्वल टू रो तो वैसे आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। तो ये मेरे पास आ गई मैथ। इस मैथ को मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, इक्वेशन B। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन B। तो इक्वेशन B क्या हो जाएगा जनाब, VT इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा रो 4/3 पाई r क्यूब और साथ G ओवर 6 पाई ईटा R। ठीक है जी, इधर देखें जनाब, नजर आ रहा है, इधर देखें जनाब, R के साथ ये एक R गया तो यहाँ रह गया R², पाई के साथ पाई कैंसिल, ये 4 नीचे पड़े, ये 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, तो ये हो जाएगा 4 रो R²G ओवर 18 ईटा। तो यहाँ पर क्या जा रहा है,
2 वाला टेबल जा रहा है, 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18, तो आपके पास वी टी क्या आ जाएगा, वी टी आ जाएगा 2 रो आर स्क्वायर जी ओवर 9 ईटा। ये आपके पास आ गई जनाब टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये आपको क्या बता रही है, इधर देखिए कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी कि आपने एक ड्रॉप लिया है जिसका रेडियस एक था, और आपने एक और ड्रॉप ले लिया जो रेडियस में उससे बड़ा है, उसका रेडियस बड़ा होगा। अगर 2 टाइम आप रेडियस कर देंगे तो उसकी स्पीड 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि ये वी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ रही समझिए। तो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, ये था आपके पास टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनाब अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड फ्लो 2 किस्म के होते हैं, एक होता है लैमिनर या स्टेडी फ्लो, और एक होता है इरेगुलर फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर होता है कि स्टेडी फ्लो होता है, इसके बुनियादी तौर पर 3 नामों से पुकारा जाता है। इसी को लैमिनर या लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, इसी को स्टीम लाइन भी कहते हैं, इसी को स्टेडी फ्लो भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये होता क्या है, ये स्टीम लाइन, ये स्टेडी फ्लो, ये लैमिनार फ्लो, ये होता क्या है अब समझें जी। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये एक पाइप है जिसमें से कोई फ्लूइड गुजर रहा है। ठीक है जी, उसकी खास एक लेयर्स है, उस फ्लूइड की खास डेंसिटी है, उसका प्रेशर है, जो भी सारा सिस्टम है, उसका वॉल्यूम है, वो गुजर रहा है यहाँ से, इस फ्लूइड यहाँ से इस पाइप से गुजर रहा है। मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ कोई एक पैच लेता हूँ और एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और यहाँ इसको एग्जामिन करता हूँ, इसके फ्लो को एग्जामिन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़े टाइम के बाद फिर उसी पॉइंट पर फिर उसका फ़्लो मालूम करता हूँ। अगर ये दोबारा फ़्लो जो मैंने बाद में किया है, ये फ़्लो एग्जैक्ट वैसा ही हो जैसे कि पहले हो चुका है, जैसे कि पहले एक फ़्लो गुजर रहा था, जैसे उसका पहले एक फ़्लो था, वैसा ही सेम फ़्लो कुछ टाइम बाद मैंने देखा तो उसका सेम वही फ़्लो रहा, उसकी सारी खुसूसियात सेम रही। फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर देखा, फिर सेम रहा, फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर देखा, फिर सेम रहा। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो इसका फ़्लो है जो मैं चेक कर रहा हूँ, अर्लियर जो पहले फ़्लो जो पहले टाइम में मैं चेक कर चुका हूँ, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट सेम है। इसका मतलब है ये क्या है, ये स्टेडी फ़्लो है, ये एक जैसा चल रहा है, इसमें चेंज नहीं आ रहा है। इसकी लेयर्स में जो डिफरेंस है वो तब्दील नहीं हो रहा है, इसकी लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। आ रही है समझ। तो ये कौन सा कहलाएगा, ये आपके पास स्टेडी फ्लो कहलाएगा। या एक और तरीके से भी देख सकता हूँ कि यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लिया है, एक यहाँ पे ले लेता हूँ बी, और इन दोनों को चेक करता हूँ। अगर इसमें डिफरेंस नहीं है, जैसा फ्लो ए पर है वैसा ही फ्लो बी पर है। एक और ले लेता हूँ यहाँ पर सी, और जैसा फ्लो सी पर है। इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल सिस्टम थ्रू दी टोटल सिस्टम आपके पास उसका फ़्लो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर थ्रू टोटल सिस्टम उसका फ़्लो चेंज नहीं हो रहा तो वो कौन सा कहलाएगा, वो लैमिनार, स्टेडी या आपके पास स्टीम लाइन फ्लो कहलाएगा। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इफ़ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया और अगर वहाँ से जो पार्टिकल वहाँ से गुजर रहे थे, एवरी पार्टिकल उस फ्लूइड के, मूव अलॉन्ग एग्जैक्टली द सेम पाथ, उनका पाथ उनका फ्लो सेम रहे। कैसे जी, बाई पार्टिकल विच पासिस थ्रू पॉइंट अर्लियर, उन पार्टिकल के सेम पाथ रहे जो उससे पहले गुजर चुके थे। इसका क्या मतलब है, ये कौन सा हुआ, ये स्टीम लाइन फ्लो हो गया। ठीक है जी, तो ये इसका था जी पहला, और वो कौन सा है जी, लैमिनार या स्टीम लाइन या स्टेडी फ्लो। और सेकंड कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है जनाब, एक तो होगा जी लैमिनार या स्टेडी या स्टीम लाइन फ्लो, और दूसरा क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो क्या है, जो आपके पास इरेगुलर हो, अनस्टेडी फ्लो। मिसाल के तौर पर एक फ्लो जा रहा था ऐसे ज़बरदस्त किस्म का, एक पाइप आ रहा है उसमें से बिल्कुल स्टेडी फ्लो हो रहा है, एक इतना पानी ज़बरदस्त तरीके से गुजरा है। आपने क्या किया, अचानक से उससे आगे से पकड़ के दबा दी। अब आपने क्या किया, उसको टर्बुलेंट बना दिया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया। ऐसे ही आज से समझ आ रही है, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया, उसके जो एडजस्टेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान जो फासला है उसको तब्दील कर दिया। तो आपने वो जो स्टीम लाइन फ्लो था उसे क्या बना दिया, टर्बुलेंट फ्लो बना दिया। या पानी जा रहा है, स्टीम लाइन जा रहा है, और आपने उसके सामने कोई बंद बांध दिया, कोई ईंटें फेंक दी हैं, कुछ भी आगे
रुकावट खड़ी कर दी है, तो वो क्या होगा, पानी ऐसे जाते हुए रुकावट के आसपास घूमना शुरू कर देगा। अब वो स्टीम में जा रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, वो एंगल्ड हो गया। तो एंगल्ड हो गया है तो क्या मतलब हो गया है, वो टर्बुलेंट हो गया। कहने का मतलब ये है, आसान लफ्ज़ों में ये है जनाब, कि जो भी इनरेगुलर होगा और अनस्टेडी फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। अब हम जब भी फ्लूइड को पढ़ते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारी बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, और उनके बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो भी सारा कुछ पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो हम फ्लो ले रहे होते हैं उसमें कुछ खसूसियात होनी चाहिए। वो कौन सी होंगी? नंबर एक तो वो नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस का क्या मतलब है? नॉन विस्कस का मतलब है कि उसकी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान में जो फ्रिक्शनल फोर्स हो वो ना हो, ये नॉन विस्कस है। अब ये तो होता है आइडियल केस के लिए कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल ना हो, लेकिन हम जब रियल केसेस में देखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स तो मौजूद होती है। तो फिर हम क्या लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कम से कम हो, इतनी कम हो कि हम उसे निगलेक्ट कर सकें। तो हम वो फ्लूइड को ज़्यादा तरजीह देते हैं जिनकी जो आपके पास स्टीम लाइंस होती हैं या जिनकी जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्स कम से कम हो। सेकंड, वो क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो। तो फ्लूइड वैसे आमतौर पर इनकम्प्रेसिबल ही होता है, ठीक है जी। आप पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते, यही तो फिर एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल होती है। जिस तरह आप ब्रेक्स में यूज़ करते हैं, आप एक जगह कंप्रेस करते हैं, वो अपना वॉल्यूम, तब डेंसिटी उनकी क्या रहती है, इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है कि इनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो क्या कर देता है, वो अपने वॉल्यूम को चेंज कर देता है, वो कंप्रेस नहीं होता। आ रही समझ? जैसे आप ऐसे समझ लें आपके पास एक गुब्बारा है और उसमें आप पानी भर दें, पानी भर के उसे कंप्रेस करें, तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो कोई और शेप इख्तियार कर लेगा, वो कंप्रेस नहीं होगा, वो अपनी शेप तब्दील कर देगा। तो दूसरी बात क्या है कि फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि वो स्टेडी मोशन हो। तो ये तीन खसूसियात एक फ्लूइड में होनी चाहिए जब भी हम इसे स्टडी कर रहे हों। तो आज जनाब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है, हमने इसमें पढ़ा है टर्मिनल वेलोसिटी और फ्लूइड फोर्स जो है, या फ्लूइड फ्लो जो है उसकी जो टाइप्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है, बहुत अहम है और इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़े ध्यान लगा कर समझें तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। पहले हम उसका मौक़िफ़ समझते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें कहती क्या है। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैसे होती क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1V1 इज़ इक्वल टू A2V2 इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं AV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या बता रही है हमें? ये हमें बता रही है कि जनाब जो एरिया और आपके पास वेलोसिटी होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या है कि जहाँ पर आप एरिया को कम करेंगे वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पर आप वेलोसिटी कम करें, एरिया को बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इधर देखिए ये क्या हो रहा है, एरिया जो है कांस्टेंट ओवर वेलोसिटी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आपने हाथ में पाइप पकड़ा हुआ है, ठीक है जी, आप पौधों को पानी लगा रहे हैं, वो एक दूर पौधा पड़ा है और वहाँ तक पानी जा नहीं रहा जिस अंदाज में आपने पकड़ा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, आप अमूमन क्या करते हैं, पाइप का जो सुराख होता है उसे छोटा कर देते हैं, आगे हाथ रख देते हैं, आधे सुराख पर हाथ रख देते हैं। तो क्या होता है, वो होल जब कम होता है तो आपने एरिया कम कर दिया है। एरिया कम करेंगे तो जो पीछे से फ्लो आ रहा था, जो पीछे से फ्लूइड आ रहा था, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो इंतहाई दूर जाकर जो आपके पास पौधा पड़ा होता है वहाँ तक भी, या गमला पड़ा होता है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। सर क्या मतलब है? मतलब ये है जनाब कि आपने जब एरिया कम किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और एरिया बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई है? इसी चीज़ को अगर मैं डेफिनेशन इसकी देखूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, तो कुछ ऐसा है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन ये सिंपल सी बात है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट along द पाइप इज़ कांस्टेंट। तो वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ जनाब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक पाइप है जिसका एरिया बड़ा है तो उसमें क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, और एक पाइप है जिसका एरिया कम है
तो वहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि एरिया कम या ज़्यादा होने से वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे जैसे मैं आपको आम सी मिसाल दूँ, जैसे हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5। जब एक चीज़ ज़्यादा थी तो दूसरी क्या थी, कम। जब उसी को कम कर देंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल आंसर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आ रही है जनाब समझ। तो ये आपके पास क्या था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। समझ आई है। समझना ज़रूरी था कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें कहती क्या है, फिर हम इसे ड्राइव कर लेते हैं, तो वो इतनी बड़ी मसला नहीं है, वो भी हो जाएगा। जी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को समझने से पहले एक बात नशील कर लें, इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास क्या है, एक पाइप है और पाइप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका एक एरिया A1 और यहाँ पर एरिया A2 है। आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एरिया A1 जो है A2 से बहुत कम है, यानी कि इस तरफ से पाइप जो है वो बहुत पतला है और आगे जाके मोटा हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस जगह पर एक पैच ले रहा हूँ जिसका मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ del x1, तो उसका एरिया क्या है A1 और वो V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और यहाँ जाके फिर मैं देखता हूँ इस जगह पर और पैच लेता हूँ del x2, इस पैच में देखता हूँ और इसमें मैंने देखा कि टोटल यहाँ पर एरिया बन रहा था वो A2 था और इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या थी V2। अब क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी तब्दील हो रहा है, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर वेलोसिटी V2 है। अच्छा, अब बहुत अहमियत की हमें बात है कि जो चीज़ चेंज नहीं हो रही वो है m, मैस ऑफ फ्लूइड। वो यहाँ पर भी उतना ही है और यहाँ पर भी। मैस पे कोई फर्क, मैस पे फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज समझ, वेलोसिटी कम या ज्यादा, उनसे स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है पानी की। पानी जितना पहले था, जितना मैंने उस पाइप के एक सिरे में डाला है, उतना ही पानी दूसरे सिरे से निकलना है, वो कम नहीं हो सकता, उसका मैस तब्दील नहीं हो सकता। तो इसे मैं कहता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास del m1 जो है वो इक्वल होगा del m2 के। इसे मैं इक्वेशन ए कह देता हूं। मतलब है कि यहां पर जितना इस ए सिस्टम में जो ए केस था, ये वन केस, केस 1 था, उसमें जितना मैस होगा केस 2 में भी उतना ही मैस होगा। अब मैं जरा m निकालने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को पता है कि डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से मैं m निकाल सकता हूं। तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो v। समझ आ गई। रो तो जो वाटर की होती है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो सेम है, चेंज नहीं हो रही। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास होता है, इसे मैं इक्वेशन बी कह देता हूं फिलहाल के लिए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यही होता है। और ये लेंथ और विड्थ मिलकर क्या बना देते हैं, एरिया। ये मैं v1 निकाल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा a1, और ये h यहाँ मैं हाइट नहीं ले रहा बल्कि क्या ले रहा हूं del x1 और del x2, तो यहाँ 1 के लिए क्या हो जाएगा del x1। तो मेरे पास v1 क्या आ जाएगा a1 del x1। इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन b में, तो इक्वेशन b में क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू रो a1 del x1। आइए समझिए, ये मेरे पास क्या निकला है, ये मेरे पास निकला है del m1। ठीक है, सिमिलरली इसको इक्वेशन सी कह देता हूं। सिमिलरली जैसे मैंने del m1 निकाला है वैसे क्या होगा, del m2 भी होगा। वो क्या हो जाएगा, del m2 इज इक्वल टू रो a2 del x2। ठीक है जी, इसमें इक्वेशन डी कह देता हूं। आइए del m1 क्या निकाला है मैंने, del m1 निकाला है रो a1 del x1। तो मैंने तो वेलोसिटी को लेके आने अंदर, यहाँ तो क्या आ रहा है, वेलोसिटी का नाम निशान नजर नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन सी है, मैं ये करता हूँ, मुझे मालूम है कि वेलोसिटी किसकी होती है, del x ओवर del t, यही होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो क्या करता हूँ, इसको करते ले आऊँ तो ये हो जाएगा v del t इज इक्वल टू del x। del x1 है तो ये v1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा del x1 इज इक्वल टू v1 del t। तो ये कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन सी में। जब इक्वेशन सी में पुट करूंगा तो मेरे पास अब इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। मेरे पास हो जाएगा del m1 इज इक्वल टू रो a1 v1 del t। इसको इक्वेशन डी कहता हूँ। अब जैसे मेरे पास del m1 निकली है, सेम ऐसे ही del m2 भी होगी। और del m2 क्या होगी, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ जहाँ 1 1 पड़ा है वहाँ 2 हो जाएगा, रो a2 v2 del t। ठीक है, अब जनाब जो पहली इक्वेशन हम निकाली थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, वो क्या था, del m1 इज इक्वल टू del m2। तो del m1 की जगह उसकी वैल्यू डाल दो जनाब, क्या है, रो a1 v1 del t इज इक्वल टू del m2 की जगह उसकी वैल्यू रो a2 v2 del t। टाइम तो हम पूरे सिस्टम का एक जैसा ले रहे हैं, तो टाइम दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। रो जो है, पानी की जो रो है, जो डेंसिटी है, हमने कहा इनकम्प्रेसिबल है, तो पानी जो है जब कोई भी लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो जब वो चेंज नहीं हो रही तो मतलब है रो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हमने एट द लास्ट ड्राइव भी कर लिया। आइए समझ, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले बता चुका हूं कि दरअसल आप क्या बता रही है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और ये इसकी डेरिवेशन थी जो हमने मुकम्मल कर ली। तो ये जी आज का लेक्चर था, इसे अंदाज़ से देखिएगा, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।